अब कल्चर के साथ अच्छी बात क्या है, खराब बात क्या है? अगर हम रिलीजन और फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलीजन एंड फिलॉसफी, तो रिलीजन और फिलॉसफी के साथ क्या खास बात है, कैसे विकसित हुआ? हमेशा एक चीज समझने की कोशिश करनी चाहिए कि धर्म विकसित कैसे होता है। अगर हम अर्लीस्ट सिविलाइज्ड इनहेबिटेंट को देखें, इफ वी सी द अर्लीस्ट सिविलाइज्ड इनहेबिटेंट्स, वो क्या करते थे? मदर गॉडेस एंड ए हॉर्न फर्टिलिटी गॉड। किसका था? हड़प्पा का समय। तो जो हमारा अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था, जो हमारा इनहेबिटेड लोग थे, वो मदर गॉडेस की उपासना करते थे, और हॉर्न जो एक हॉर्न फर्टिलिटी गॉड की उपासना वो क्या करते थे। जो अर्लीस्ट वर्शिपिंग थी, क्या यह अर्लीस्ट वर्शिपिंग फिनिश हो गई? हैव फिनिश्ड? आंसर नो, it has not finished, despite the fact that in Vedic period a different set of the civilization of the religion came back. जो अगर हम इस चीज को देखने की कोशिश करें, तो जो अर्लियर पीरियड का सिविलाइजेशन था, जो ये हम्बलर पीपल के साथ कंटिन्यू रहा। तो एक सवाल प्रीलिम्स का आपका यही हो गया। सवाल को अब जस्ट यू स्ट्रक्चर द क्वेश्चन, हाउ द क्वेश्चन कैन बी स्ट्रक्चर्ड फॉर दिस पार्ट। कैसे क्वेश्चन इस पार्ट से स्ट्रक्चर होगा कि जो हमारा अर्लीस्ट सिविलाइज्ड इनहेबिटेंट्स थे इंडिया में, वर्शिप करते थे a mother goddess and a horn fertility god. They had sacred trees and animals and rituals. ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे रिलीजियस लाइफ में। They are playing important role in the religious life. Then what happened? उसके बाद इसके बारे में बाद में कुछ लिखा नहीं गया। There is not much written after that. लेकिन जो साइलेंट फीचर है यह हड़प्पा रीजन का, यह अगेन अपीयर करता है न्यू फॉर्म इन मच लेटर डेट। हम एज्यूम करते हैं इट नेवर डाइड। जब आपका ऑप्शन बनेगा ABCD, इट डाइड और नॉट डाइड, इट नेवर डाइड। क्लियर? क्लियर? यह कभी समाप्त ही नहीं हुआ, इट नेवर डाइड। यह एक सिंपल फॉर्म में हम्बल लोगों के साथ चलता रहा। हमारे पास नॉलेज है रिलीजन का अर्ली आर्यंस का। जो अर्ली आर्यन का नॉलेज है 1028 हाइमेंस ऑफ द ऋग्वेद। जो ऋग्वेद के 128 सूत्र हैं, जो ऋग्वेद के ये 1028 सूत्र है, इन 1028 सूत्रों से हमको ऋग्वेद के बारे में पता चलता है, एंड इट इज द ओल्डेस्ट वन। जो हमारे पास राइटिंग्स अवेलेबल है, जो ये ऋग्वेद का है, ये ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है। अब ऋग्वेद का टाइम फ्रेम क्या है? इसको कंपोज कब किया गया? 1500 to 900 BC। तो जो साइलेंट फीचर है हड़प्पन पीपल का, यह न्यू फॉर्म में अगेन अपीयर करता है मच लेटर डेट में, और हम इसको प्रिज्यूम करते हैं यह कभी खत्म नहीं हुआ और एक क्वाइटली प्रैक्टिस किया गया बाय हम्बलर पीपल। जो रिलीजन है अर्ली वैदिक आर्यंस का, जो 108 जो सूत्र हैं, और यह राइटिंग करते हैं 1500 to 900 BC। अब नाउ यू सी द 4 वेदास। नाउ यू सी द 4 वेदास। जो 4 वेद है वो किस तरह से हमारे सामने आते हैं, हाउ द 4 वेदास आर कमिंग। अगर आप 4 वेद को समझने की कोशिश करें तो ऋग्वेद, पहली बात क्या है, आसान सवाल छोटे एग्जामों में 4 वेद कौन से हैं। अब ऋग क्या है? ऋग्वेद ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है। लेट्स अंडरस्टैंड ए बिट अबाउट दीस थिंग्स। जो हमारा ऋग्वेद है यह कलेक्शन ऑफ हाइमेंस है। इसको यूज क्यों किया जाता है? यूज एट द सैक्रिफाइस ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक आर्यन कल्ट। क्लियर? व्हाट इज ऋग्वेद? The answer need to be Rigved is a collection of hymns for use at the
सेक्रीफाइस ऑफ आपको जो याद करना है, आपको भी याद करना है, यही आएगा उसमें। उसके बाद क्या है, बाद में 3 आते हैं, साम, यजुर, अथर्व। क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 3 उसके बाद आते हैं। अरे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में जो सामवेद है ये ऑलमोस्ट यूजलेस है हिस्टोरियंस के लिए। एक सवाल और क्या हो गया, कौन सा वेद है जो इतिहासकारों में पूरा यूजलेस है? क्यों? यह कलेक्शन ऑफ सर्टेन वर्स ऑफ ऋग्वेदा है, जो ऋग्वेद के जो वर्सेस है उनका कलेक्शन है, अरेंज किया गया है फॉर लिटरेचर पर्पसेस, कि इसको आराधना के लिए अरेंज किया गया है। जैसे लोग चर्चेज में करते हैं, तो सामवेद इतिहासकारों के लिए यूजलेस क्यों है? बिकॉज यह सर्टेन वर्सेस का ऋग्वेद का कलेक्शन है जो अरेंज किया गया है फॉर लिटरेचर पर्पसेस। यह जो सामवेद है, यह क्या है, यह एक गायन की तरह की वेद की बात आप कर सकते हैं। तो इसलिए सामवेद इतिहासकारों के लिए यूजलेस है, because it is a collection of certain verses of Rigveda which is being arranged for literature purposes. यजुर्वेद कंपाइल किया गया है 1-2 सेंचुरी बाद ऋग्वेद के। अगर यजुर्वेद करें, यजुर्वेद को कंपाइल किया गया है 1 or 2 सेंचुरी लेटर टू ऋग्वेद। इसमें क्या, सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला in prose and verses, यह प्रीस्ट के द्वारा प्रोनाउंस किया जाता है, जो परफॉर्म करता है सेक्रीफाइस का रूप, यह एग्जिस्ट करता है कुछ संतास। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ब्लैक क्या आता है, गिव फॉर्मूला में रुब्रिकेटेड इंस्ट्रक्शंस, एंड व्हाइट ऐड करता है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस इन द लेंथी अपेंडिक्स कॉल्ड ग्रामर। यजुर्वेद के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हो गई है, यजुर्वेद के बारे में पहली इंफॉर्मेशन। अब इसको ABCD का आप 4 प्रश्न हो ना, ABCD 4 ऑप्शन में रखो आप। यजुर्वेद के बारे में क्या क्या सही है? चलिए ऑप्शन ए देखिए, आपको ऑप्शन ए यजुर्वेद कंपाइल्ड ए सेंचुरी और 2 सेंचुरी लेटर देन द ऋग्वेदा। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, टाइम फ्रेम। यजुर्वेद का जो ये ऑप्शन क्या हो गया, द टाइम फ्रेम। व्हाट इज द बी ऑप्शन, यह किस कार्ड लिया है, सेक्रीफिशियल फॉर्मूला, सेक्रीफाइस, इससे ज्यादा जाएगा। इसमें सेक्रीफाइस करने के ढंग है, फॉर्मूले के बारे में कहा गया है। ये किसमें लिखा है, सी, प्रोज एंड वर्सेस। सवाल इसे आते हैं ना आप लोग, बताइए आप ही आते हैं। सी क्या है, प्रोज एंड वर्सेस। ये प्रोज करते थे किसके द्वारा, प्रीस्ट द्वारा। इसको कौन यूज करता था, प्रीस्ट यूज करते थे। सेक्रीफाइस के समय इसको प्रीस्ट यूज करते थे, प्रीस्ट इसका इस्तेमाल किया करते थे। अब यह 2 संहिताओं में अवेलेबल है। ब्लैक जो देता है फॉर्मूला विद रुब्रिकेटेड इंस्ट्रक्शंस, एंड व्हाइट ऐड करता है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस इन द लेंथी अपेंडिक्स कॉल्ड ब्राह्मणा। तो आप एक और कह सकते हैं, कौन सा वेद है जिसका ब्राह्मण से संबंध है, इसका ब्रह्म से संबंध है। क्लियर, जो ब्राह्मण से संबंध है। क्लियर नॉट क्लियर? अब हम अगला सवाल है कि वैदिक टेक्स्ट क्या है। नाउ कम ऑन द वन मोर पार्ट। अगर हम एक अथर्ववेद, चौथा क्या है, अथर्ववेद। अब अथर्ववेद क्या है, जो अथर्ववेद है यह मैजिकल, यह आप अगर मैजिक से आते हैं तो भी याद आ जाएगा। इसमें क्या है, मैजिकल स्पेल्स है। अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में मैजिकल स्पेल्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अथर्ववेद है वह मैजिकल स्पेल्स बात करता है एंड इनकार्नेशन वर्स, और सर्टेनली कंपाइल करता है आफ्टर ऋग्वेद
और यजुर्वेद के बाद आया है। तो आप ये भी कह सकते हैं सबसे बाद में आने वाला अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या है, जागरूक होना है, मैजिकल स्पेल्स है। यह सवाल कई बार आ चुका है कि अथर्ववेद क्या होता है। अब जो मैसिव ब्राह्मणास है, अगर हम वैदिक लिटरेचर को देखें, क्या क्या होगा, वेद, चार वेद हो गए, उपनिषद, ब्राह्मण। अब इनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मैसिव ब्राह्मण्स को देखें, which are looked on as an appendix of Vedas and Aranyaks and Upanishad, जो ब्राह्मण है, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, चार हुए। तो उसमें ब्राह्मण क्या है, व्हाट इज द ब्राह्मण? अगर हम वैदिक साहित्य को समझने की कोशिश करें तो वैदिक साहित्य में जो मैसिव ब्राह्मण्स लिखे गए हैं वह अपेंडिक्स थे वेदास, मिस्टिकल अरण्याक्स, जो अरण्य में जंगलों में लिखे गए जो अरण्याक्स थे, और उपनिषद, और यह कंप्लीट लिटरेचर नोन एज वैदिक, कंप्लीट लिटरेचर वैदिक कहा जाता है। तो व्हाट इज ए, अगला सवाल, व्हाट इज ए कंप्लीट वैदिक लिटरेचर? वैदिक लिटरेचर क्या है, कंप्लीट, इसके बारे में लिखा जाता है। अब जो मटीरियल है द ब्राह्मणास, अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो वह किसमें, 800 से 600, जो ब्राह्मण है यह 800 से 600 बीसी के बीच का समय काल का है। जो 800 से 600 बीसी के बीच में इनको लिखा गया है। और जो अर्लिएस्ट उपनिषद है वो ओवरलैप करता है विद द लेटेस्ट ब्राह्मण्स। तो उपनिषद के बाद आता है ब्राह्मण। तो जो अर्लिएस्ट ब्राह्मण है ओवरलैप करता है लास्ट उपनिषद से, अंतिम उपनिषद से जो अर्लिएस्ट ब्राह्मण है वह ओवरलैप करता है। अब जो मटीरियल है ब्राह्मण, उसको हम देखने की कोशिश करें तो उसको हम जब समझते हैं तो ये दिखता है कि रिलीजन ऑफ द पीपल हु कंपोज दिस लिटरेचर was left out of the literature India, and many scholars refers to Brahmins or Buddhism को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म से इसको डिस्टिंग्विश करने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि उस समय जो हिंदुइज्म आज का है उस तरह का हिंदुइज्म दिखाई नहीं पड़ता था। तो आज का हिंदू उस समय नहीं था। यह जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को हम समझने की कोशिश करें, जो ओल्डेस्ट वर्क है ना, द निरुक्त। निरुक्त क्या है, व्हाट इज द निरुक्त? व्हाट इज द निरुक्त? निरुक्त क्या है, व्हाट इज द निरुक्त? अगला सवाल क्या है कि निरुक्त क्या है? अगर हम ऋग्वेद को समझने की कोशिश करें तो ओल्डेस्ट वर्क ऑन इट द निरुक्त ऑफ यक्षा। निरुक्त ऑफ यक्षा, ये क्या है? ओल्डेस्ट वर्क ऑन, यह निरुक्त ऑफ यक्षा जो है वह ओल्डेस्ट वर्क ऑन इट है। ये परहैप्स डेट करता है 500 BC। ये 500 BC के आसपास इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है। अब चीफ ऑब्जेक्ट क्या है? अगर हम इस पूरी बात को समझने की कोशिश करें कि जो हमारा प्राचीन धर्म था, जो हमारा रिलीजन था, जो हमारा रिलीजन ऑफ द ऋग्वेदा है, वो क्या कहता है? चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप विद देव एंड वर्ड विद द इलेक्टेड देवास। तो क्या है का इसमें चीफ ऑब्जेक्ट क्या था? वर्शिप ऑफ देव, देवताओं की उपासना, वर्शिप ऑफ देव। अगर हम सबसे चीफ ऑब्जेक्ट समझने की कोशिश करें कि जो हमारे ऋग्वेद का जो ब्रॉड आउटलाइन है रिलीजन का पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखती है, लक्ष्य दिखता है, वर्शिप ऑफ देवा। जो अगर हम उस देव को समझने की कोशिश करें तो जो अर्लिएस्ट हमारे देव थे वो क्या थे? मेल डोमिनेटेड थे। जो हमारे जो अर्लिएस्ट देव थे
वो मेल डोमिनेटेड थे और स्काई गॉड थे, स्काई गॉड थे और प्रीडोमिनेंटली मेल थे। तो ऋग्वैदिक काल की धार्मिक विचारधारा में पुरुष प्रधानता, धर्म में पुरुष प्रधानता, ईश्वर क्या थे, मेल डोमिनेटेड थे। लेकिन इसका मतलब यह था कि लेडी गॉडेस नहीं थी, लेडीज गॉडेस थी पृथ्वी, आदिति, उषा, धात्री, यह गॉडेस थी, लेकिन यह इनसिग्निफिकेंट थी। अब इसको फिर समझना है, जस्ट ट्राई टू फ्रेम योर माइंड हाउ टू फ्रेम इन द क्वेश्चन आफ्टर नोइंग दिस फैक्ट। तो अगर हम अर्लियर अपने देवताओं को देखें, वह मेल डोमिनेटेड थे, लेकिन महिलाएं नहीं थी, ऐसा नहीं था। ए फ्यू गॉडेस अकर करती हैं। पृथ्वी एक क्या थे, पृथ्वी क्या है, लिखिए पर्सोनिफिकेशन ऑफ द अर्थ। आदिति ए मिस्टीरियस एंटिडस फिगर थी, द ग्रेट मदर ऑफ द गॉड्स। उषा गॉडेस ऑफ द डॉन, जिसके बारे में बहुत से हाइम्स लिखे गए। रात्रि द स्पिरिट ऑफ द नाइट, रात्रि द स्पिरिट ऑफ द नाइट। इन देवताओं का जिक्र किया गया। अरंगिनी लेडी ऑफ द फॉरेस्ट नेचर, फॉरेस्ट नेचर, फॉरेस्ट गॉड की लेडीज थी, जिसके बारे में कई कुछ हाइम्स बाद में लिखे गए। लेकिन इनमें से किसी ने भी सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले नहीं किया है ऋग्वैदिक कल्ट में। अब आप इसको आइए मेंस के सवाल। नाउ यू सी फ्रॉम द लेडी इंपॉर्टेंस, वुमेन्स इंपॉर्टेंस, सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वुमेन्स इंपॉर्टेंस। अगर आप वुमेन्स एम्पावरमेंट के टॉपिक को लिखे, जो आपके जीएस फर्स्ट पेपर का पार्ट है, तो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो पूर्व वैदिक समाज था, हमारा जो धार्मिक समाज था, अगर आप उसको सिंधु घाटी सभ्यता में देखें, इंडस वैली में, वहां लेडी गॉडेस थी। When we enter to Vedic period, there are certain mention of the female god, but they have not played any dominant role in the religious cult. It's clear? Yes or no? Tell fast. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। वेरी गुड, वेरी गुड, लवली। यह मेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, जो माइथोलॉजिकल इवोल्यूशन हम समझने की कोशिश करते हैं। ऋग्वैदिक काल का माइथोलॉजिकल इवोल्यूशन किस तरह से होता है, अगर हम इस माइथोलॉजिकल इवोल्यूशन को देखने की कोशिश करें, ये आर्य संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ा, आर्य संस्कृति कैसे आती है, तो ऋग्वेद के समय में, जो ऋग्वेद का समय था, ऋग्वेद के समय में, एट द टाइम ऑफ ऋग्वेद, जो आर्यों का भौगोलिक ज्ञान था वो कितना था, तो उस आर्यों के भौगोलिक ज्ञान को हम ऋचाओं से देखने की कोशिश करते हैं। ऋचाओं, जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसमें भौगोलिक ज्ञान किस तरह है, तो ऐसा लगता है उसमें पंजाब और दिल्ली, पंजाब एंड दिल्ली, इसमें लगता है पंजाब एंड दिल्ली, उन प्रदेशों में ये लोग फैल चुके थे। They have their occupation on that place, लेकिन उन्होंने अभी उत्तर की ओर, but they are not starting to moving towards north। अभी आप यहाँ पे मैं ऋग्वेद बात कर रहा हूँ, I'm considering only on the ऋग्वेद, अभी उन्होंने नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू नहीं किया था। जो बाद के वैदिक स्रोत हैं, जिसमें बाद के दो महाकाव्य, जिसके बाद के जो स्रोत हैं, जिसमें दो महाकाव्य आ जाते हैं, उन दो बाद के वैदिक स्रोतों से अगर देखते हैं तो भारतीय भूगोल के बारे में एक ज्यादा जानकारी होती है। और ये स्रोत क्या करते हैं, दो समुद्र, हिमालय और विंध्याचल। अब क्या है, दो तुलसी, हिमालय एंड विंध्याचल, इसके बारे में यह स्रोत बताना आरंभ कर देते हैं। और जैसे ये स्रोत आते हैं, जो संपूर्ण, जो आपकी, जो हमारी सिंधु गंगा के मैदान है, सिंधु गंगा मैदान, वो चर्चा में जाते हैं। सिंधु मैदान, यह मैदान हमारी चर्चा में जाते हैं। ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ ऋग्वेदा एंड पोस्ट ऋग्वेदा।
अब जलवायु की दृष्टि देखें, लेट्स सी फ्रॉम द क्लाइमेट, सी फ्रॉम द क्लाइमेट। उस समय अब ये क्या धर्म को प्रभावित कर रहा है, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, यह राजनीतिक संरचना को प्रभावित कर रहा है। अगर हम क्लाइमेट की दृष्टि देखें तो आज की अपेक्षा अधिक वर्षा होती थी, और आज जहां विस्तृत मैदान तथा डेजर्ट है वहां उस समय विशाल वन रहे होंगे, और प्रारंभ में जो कुछ शताब्दियां थी उसमें आर्यों की गति धीमी रही होगी। उसका कारण क्या था कि वनों को साफ पत्थर, कांसे और तांबे की कुल्हाड़ी को प्रयोग किया गया। अब 800 ईसा पूर्व 800 बीसी, जब 800 बीसी में जब इनको लोहे के बारे में ज्ञान हुआ, शुरू हुआ, तो हस्तिनापुर जो खुदाई हुई है उसमें लगता है कि 700 बीसी के लगभग लोहे का प्रयोग होने लगा। 700 बीसी के समय आयरन का यूज होने लगा। तो यू कैन से बिफोर द यूज ऑफ आयरन एंड पोस्ट यूज ऑफ आयरन, उसने पूरी संरचना को, पूरे धर्म को, पूरे सिद्धांत को तो अलग अलग तरह से प्रभावित हुआ। अब एक आता है दास राग युद्ध, इसका नाम सुना होगा, मैंने पिछले, अगर आपने पिछले लेक्चर में उसको डिटेल पढ़ा हुआ है। तो जो दास राग युद्ध की चर्चा होती है ऋग्वेद की रिचुअल, दास राग युद्ध की चर्चा कहां होती है? ऋग्वेद। मैंने कहीं 200 सवाल बनाए होंगे आज की क्लास में। साफ दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है? ओके, फुल स्क्रीन है ये? तो फुल स्क्रीन कर दो, शायद फुल स्क्रीन नहीं है ये। जो दास राग युद्ध है, दास राग युद्ध का, ओके राइट, जो दास राग युद्ध है इसका जिक्र कहां हुआ है? इसका जिक्र हुआ है तो ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उसमें बहुत से जनों का उल्लेख हुआ है, और जो जनों के पारस्परिक संघर्ष क्या थे? पारस्परिक संघर्ष थे, जो इंटरनल फाइट थी, जो जनों के पारस्परिक संघर्ष थे, जनों के पारस्परिक संघर्ष। दास राग, एक सवाल और प्रश्न हो गया, दास राग युद्ध क्या था? यह जनों का पारंपरिक संघर्ष था। यह इमेजिन, यह प्रिज्यूम किया जाता है जो सुदास पश्चिम पंजाब में भरत जन के राजा थे और विश्वामित्र उनके मुख्य पुरोहित थे, जिन्होंने सुदास के अनूप युद्ध किए थे और सफलता प्राप्त की थी। तो जो दासराज युद्ध का जिक्र है उस समय किया जाता है, और सुदास विश्वामित्र को हटा के उनके स्थान पर वशिष्ठ को प्रमुख पुरोहित बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका जो पुरोहित का ज्ञान था शेष माना जाता था। इससे नाराज होकर विश्वामित्र ने 10 जनों का एक संघ बनाकर सुदास पर दावा बोला, परंतु जीत सुदास की हुई। तो दासराज युद्ध को आप देख सकते हैं, दो पुरोहितों का, दो पुरोहितों को लेकर लड़ा गया, ये भी कह सकते हैं। दासराज युद्ध को अगर हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन में चेंज करना चाहें तो फैक्ट नंबर 1, दासराज युद्ध का जिक्र ऋग्वेद में हुआ है। अब उस समय दासराज युद्ध का कारण क्या था? यह उस समय के जनों के बीच का संघर्ष था। उस संघर्ष का कारण क्या था? उस संघर्ष का कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ को पुरोहित के पद पर स्थापना थी। अब उस समय जो लोगों के बीच संघर्ष होते थे, जो स्ट्रगल था, फाइट था, वो क्या था? पशुओं की चोरी। जो पशुओं की चोरी थी उस समय के संघर्ष का एक मूल कारण था, और यह लोग आपस में पशु की चोरियों को लेकर यह संघर्ष किया करते थे। अगर हम यह देखने की कोशिश करें, आर्यों
ये जीवन में लकड़ी का मदद। अब इस टॉपिक पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे यह सवाल हमारे प्रीलिम्स में बन सकता है। अब आज भारत में आए थे तो वो क्या थे, वो एक पेस्टोरल सोसाइटी, पशुचारण सोसाइटी। वो घुमक करते, वो टहला करते थे, घूमते थे। उनका निर्माण किसको होता था, पशु उत्पादन से। जो पशुओं का उत्पादन था उससे उनका गुजारा होता था। और इसीलिए जो पशुपालन है उनका मुख्य व्यवसाय है। तो वन मोर क्वेश्चन, इनिशियली द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्य वाज कैटरिंग, पशुपालन। अब उनकी लिए गाय मूल्य का माप थी, इसीलिए गाय क्या थी, इनिशियली गाय मूल्य का माप थी। गाय क्या थी, गाय मूल्य का माप हुआ करती थी। उस समय गाय के लिए एक मूल्य का माप हो गई थी। और जो एक शब्द का इस्तेमाल, तो गविष्टि, ये सवाल पता नहीं कितनी बार आया है कि गविष्टि क्या है। गविष्टि, व्हाट इज गविष्टि, ये हिंदी इंग्लिश में एक ही तरह बोलते हैं। तो जो एक गविष्टि होती थी जिसका अर्थ होता था गायों की खोज करना, तो यह गाय, इसका शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना है या युद्ध करना है। तो इसका अभिप्राय क्या था, पशुओं का जो अपहरण था और पशुओं का की जो खोज थी उसके परिणाम स्वरूप बहुत से युद्ध होते थे। तो पशुओं का जो एक महत्व था उसके कारण, इस गविष्ट के कारण, जो वो खोज रहता था उसके कारण बहुत से युद्ध हुआ करते थे। और यह जो हमारे इनिशियल जन थे वह गाय को एक देव पशु उसे पूजा करते थे। इसीलिए सामान्यतः गौ मांस खाना वर्जित था। लेकिन देखिए अब इसको दो फैक्ट के साथ देखिए, गाय का मांस, सिर्फ दो फैक्ट, एक वर्जित था, विशिष्ट अवसरों पर खाते थे। Now you have to see both facts. एक ऑप्शन ये लिख देंगे, एक ऑप्शन ये लिख देंगे, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे ठीक से नहीं पढ़ा तो क्या लगेगा, यार या तो ये सही होगा ये सही होगा, दोनों सही कैसे होगा। लेकिन हकीकत क्या है, इनके लिए गाय का मांस खाना वर्जित था, लेकिन विशेष अवसरों पर गाय का मांस खाते थे। क्यों, यह शुभ माना जाता था। अब विशेष अवसरों पर गाय का मांस क्यों खाते थे, यह शुभ माना जाता था। ठीक है, शुभ माना जाता था, इसलिए विशेष अवसरों पर गाय का मांस खाते थे, गाय की पूजा करते थे। लेकिन आर्थिक दृष्टि से उसका महत्व लेकर उसे और भी श्रद्धा से देखा जाता था। अब देखिए गाय के साथ कुछ और देखिए, गाय का महत्व क्यों था, एक पूजनीय, वर्शिपेबल, दूसरा आर्थिक महत्व। अब now you see why cow is important. There is one option कि गाय की पूजा क्या थी, लेकिन चूंकि आर्थिक दृष्टि उसका महत्व था तो उसको क्या श्रद्धा से देखते थे, बहुत श्रद्धा। अब देखिए अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ गए तब क्या करोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। अगर ये भी है दोनों टिक माना ठीक है, एक ही बार क्वेश्चन निकाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आर्थिक दृष्टि से उसका महत्व आता था। दूसरा हॉर्स, हॉर्स, जो आर्यों की जो दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो क्या थी, हॉर्स थी। वह हॉर्स उस समय आ गया था, और चूंकि जो उनका ट्रांसपोर्ट था वॉर था, हॉर्स इंपॉर्टेंट था। हॉर्स का देवताओं का रथ हिस्सा था। तीसरा जंगली जो पशु थे, व्याघ्र से पहले सिंह, टाइगर से पहले व्याघ्र, टाइगर और लायन, तो व्याघ्र से पहले उनको सिंह के बारे में पता चल गया था। हाथी के बारे में उनको जानकारी कुछ थी। अब जनों का जब अधिक स्थायी रूप में बसने लगे, जब ये आर्य स्थायी रूप से बसने लगे,
उस स्थायी रूप से बसने का फर्क क्या हुआ कि उनके पेशे में परिवर्तन हो गए। अब वो कृषि का जब स्थायी रूप में बस गए तब वो कृषि की तरफ बढ़े, एग्रीकल्चर। तो पशुपालन से वह कृषि की तरफ बढ़े, वह कृषि एग्रीकल्चर की तरफ उनका झुकाव होने लग गया। अब इस झुकाव में होने के कारण चूंकि लोहा, अब ये हुआ कैसे, लोहे का प्रयोग, आयरन के यूज के कारण जंगलों को तेजी से साफ करने लग गए, और जंगलों को तेजी से साफ करने के कारण इनको एग्रीकल्चर लैंड मिली। अब इस प्रक्रिया में उस समय जो आग है, फायर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आग से कारण साफ करना आसान हो गया, लेकिन आर्यों को जीवन में लकड़ी का विशेष महत्व था, इसलिए वनों को जलाने की अपेक्षा उन्हें काटना संभवतः अधिक अच्छा समझा। अब अगला सवाल, आर्यों ने जंगलों को काटा या जलाया? काटा या जलाया? उन्होंने जंगलों को काटा या जलाया? तो आर्यों ने जंगलों को जलाने को, जीव में लकड़ी का महत्व था, इसलिए जलाने की अपेक्षा काटना, तो क्या हो गया, आर्यों ने जंगलों को काटना प्रेफर किया। They tried to cut the forest, not to put on the fire. क्यों? इसका सवाल कि why? ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि लकड़ी का उनके जीवन में विशेष महत्व था। अब इसको सवाल में स्ट्रक्चर करिए, ये स्ट्रक्चर में क्वेश्चन कि आर्यों ने लकड़ी को क्यों काटा, जलाया नहीं, या वाई आयरन प्रेफर टू कट द फॉरेस्ट रादर देन टू बर्न इट। द रीजन भी कि उनको यह लगा कि काटने के बजाय, जलाने के बजाय काटना एक ज्यादा बेहतर कार्यवाही है। क्लियर नॉट क्लियर? टेल मी फास्ट। इट्स क्लियर? अब अगर हम इनिशियल फेज की स्ट्रक्चर को समझें, अगर हम इनिशियल फेज के स्ट्रक्चर को समझें, तो उस इनिशियल फेज के स्ट्रक्चर में जब पहले क्या होता था, जो लैंड थी, भूमि, वह गांव की साझी संपत्ति, कंबाइंड प्रॉपर्टी। लैंड होती शुरू में गांव की साझी संपत्ति, लेकिन जो जैसे जैसे परिवार बढ़ते गए, जैसे जैसे निजी संपत्ति का जन्म हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म हुआ, जैसे जैसे प्राइवेट निजी संपत्ति का जन्म हुआ, उसके साथ साथ क्या हुआ, ओनरशिप को लेकर संघर्ष हुआ। फाइट ऑन ओनरशिप। तो जो गांव की साझी संपत्ति थी, उस संपत्ति के बाद जब निजी संपत्ति का विकास होने लगा, तो उस संपत्ति के स्वामी ओनरशिप को लेकर संघर्ष हुआ, उत्तराधिकार के प्रश्न आए, और कृषि को जब मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाने के कारण बहुत से व्यवसाय का औसत हो। जब एग्रीकल्चर को हमने एक ऑक्यूपेशन बनाया, तो उससे क्या हुआ, अदर ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुए। जब तक कृषि ऑक्यूपेशन नहीं था, अदर ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो सकते थे, तो अन्य व्यवसायों का जन्म होना शुरू हुआ। उसी समय जो कारपेंटर था बढ़ी, वह एक बहुत सम्मानित व्यवसाय हो गया। वह सम्मानित व्यवसाय क्यों हो गया? क्योंकि वह रथ भी बनाता था, चैरियट, और हल भी बनाता था, और यह दोनों, रथ युद्ध के लिए, हल खेती के लिए, यह दोनों महत्वपूर्ण हो गए। अब जंगलों से जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लकड़ी प्राप्त होने लग गई, तो यह जो कारपेंटर का व्यवसाय था, यह इंपॉर्टेंट हो गया, यह महत्वपूर्ण हो गया। तो जो कारपेंटर का जो बिजनेस था, ऑक्यूपेशन था, वह महत्वपूर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, इसको गौरव प्राप्त हो गया। अब इसको आप बनाइए प्लेट से क्वेश्चन बनाइए। अब इस सारी चीजों को प्लेट से क्वेश्चन बनाइए।
पहली बात क्या है, अगर हम इसको लेके जाए कि कारपेंटर का ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, एग्रीकल्चर के विकास का हम खुद से लिखते हैं, ड्यू टू द चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। दूसरा यह आता है, इसको हम और कॉम्प्लेक्स करते हैं। जो एग्रीकल्चर जो आर्यन सोसाइटी में, जो आर्यन सोसाइटी में एक परिवर्तन आता है, एक नॉर्मेटिक से एक स्टेबल लाइफ तरफ बढ़ते हैं, जो एक कृषि को अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके कारण बढ़ई के व्यवसाय को एक प्रधानता मिली। अब देखिए, अब इसको देखिए बड़ा इनडायरेक्ट है ये। The examiner is asking how, examiner wanted to understand whether you are understanding the whole concept of the change of society or not। तो जब बढ़ई के कारपेंटर के बिजनेस का विकास है, जो स्टेटस का विकास है, वो क्यों हो रहा है, उसके साथ साथ जो अन्य सदस्य थे, जो धातु का उनका अब कृषि ने, अब एग्रीकल्चर ने क्या किया, एग्रीकल्चर ने ट्रेड को एनकरेज किया। एग्रीकल्चर ने ट्रेड को एनकरेज किया। कैसे एनकरेज किया, जो हमारी गंगा घाटी थी उसके साथ जो पूर्व की ओर भूमि जब साफ होने लगी, तो गंगा नदी जो प्राकृतिक व्यापार का मुख्य, जो ये गंगा रिवर थी, गंगा यह ट्रेड रूट हो गई। तो सुनिए, एग्रीकल्चर ने ट्रेड का विकास कैसे किया, एग्रीकल्चर ने ट्रेड का विकास कैसे किया, तो जो गंगा की वैली, गंगा घाटी थी, इसके साथ जो जब गंगा घाटी के जो ईस्ट साइड का जो मार्ग साफ किया गया, ईस्ट साइड का जो गंगा घाटी के जो ईस्ट साइड का जो भाग था, उसको साफ किया, तो गंगा नदी क्या हो गई, नेचुरल वे से यह व्यापार का मुख्य मार्ग बन गई। गंगा ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग बन गई, और उसके किनारे जो बस्तियां थी, जो कॉलोनीज थी, वो बस्तियां क्या हो गई, ट्रेडिंग सेंटर बन गए, वह सेल परचेज का सेंटर बन गए, और जो बस्तियां हैं वह ट्रेडिंग सेंटर बन गई। अब जो ज्यादा समृद्ध लोग थे, जो के पास थे, वह खेती करने के लिए श्रमिकों वर्ग करते थे। जो ज्यादा प्रॉस्परस लोग थे, जो ज्यादा भूमिगत थे, ज्यादा लैंड थी, तो क्या रहेंगे, लेबर रखते रहते, वह अपनी एग्रीकल्चर के लिए वह लोग क्या करने लगे, वह लोग लेबर रखने लगे, क्योंकि इनके पास ज्यादा कैपिटल थी। इस तरह जो समाज के भूपति थे, जो समाज के भूपति थे, जो लैंड ओनर थे, उनसे ही ट्रेडर का जन्म हुआ। क्लियर? अगर मैं कि कैसे ट्रेडर्स का जन्म होता है, कल्चर के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है सब। इसी से हम इसी को पढ़ाना, हम आपको रिलीजन को हम डेवलप करेंगे। तो जो ट्रेडर थे उन्हीं से, सॉरी, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो लैंड ओनर्स थे, उन्हीं से ट्रेडर का जन्म हुआ। अब जो इनिशियल ट्रेड जो टाइम था, उसमें जो व्यापार थे वह रीजन, स्थानीय क्षेत्र तक सीमित थे, क्योंकि आर्य बहुत दूर जाने का साहस नहीं कर रहे थे। लेकिन ऋग्वेद में जलयानों और समुद्री यात्राओं का जिक्र है। ऋग्वेद में जलयानों और जो समुद्री यात्राएं थी उनका जिक्र है। ऋग्वेद में जलयानों का जिक्र है और समुद्री यात्राओं का जिक्र है। अब चूंकि जो आर्यों का जो शिल्प विज्ञान था वो बहुत उन्नत नहीं था, और उनका व्यापार स्थानीय क्षेत्र में था। इस समय व्यापार का क्या था, वस्तु के बदले क्या था, बार्टर सिस्टम। वस्तु के बदले वस्तु लेना, यह उस समय के व्यापार का भाग था। अब जो बड़े सौदे थे उसमें क्या थे, काऊ, गाय जो थी वह एक विनिमय, एक्सचेंज काऊ के माध्यम से किया करते थे। चूंकि बड़े सौदों में गाय मूल्य की इकाई थी, इसलिए कोई व्यापारी
दूर देश में व्यापार नहीं कर सकता था। तो दूर देश में व्यापार संभव क्यों नहीं था? दूर देश में व्यापार संभव क्यों नहीं था? उसका कारण क्या था? क्योंकि वैदिक काल में, आरंभिक समय में कोई हमारे पास मुद्रा विकसित नहीं थी। जो गाय थी, काऊ, वह एक्सचेंज का माध्यम थी, इसलिए बहुत दूर दराज के इलाकों में हो सकता था। मूल्य के रूप में निष्क, एक निष्क का उपयोग है। निष्क यह क्या था? गोल्ड की एक मुद्रा थी, एक स्वर्ण मुद्रा थी। लेकिन उस समय संभवतः सोने का एक माफी रहा होगा। अब उस समय जो कुलों के समूह के रूप में जनों का संगठन हुआ और जो जन का प्रधान केवल जन का है। नाउ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर which is going to develop is taking towards the religion। तो उस समय का जो एक राजनीतिक ढांचा विकसित हुआ, उसमें जो कुलों के समूह के रूप में जनों का संगठन हुआ और प्रारंभ में जो जन का प्रधान केवल जन का नेता होता था। जैसे जैसे प्रोटेक्शन की आवश्यकता लोगों को हुई, संरक्षण की आवश्यकता लोगों को जैसे जैसे होती गई, वैसे वैसे जो अधिक समर्थ व्यक्ति है, जो ज्यादा पोटेंट फोर्स का आदमी है, जो अधिक समर्थ व्यक्ति है, वह लीडरशिप को ओन करने लग गया और वह ओनरशिप के साथ वह प्रिविलेज को देने लग गया, वह विशेषाधिकार देने लग गया। तो जो ज्यादा ताकतवर था वह एक नेता के रूप में लग गया और विशेषाधिकार बनने लग गया। और यहां से राजत्व का सिद्धांत जन्म लेता है। किंगशिप थ्योरी यहां से, जो राजत्व का सिद्धांत है, जो किंगशिप थ्योरी है, यहां से जन्म लेती है। और प्रजातंत्र का विकास तीव्र गति से, जो 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 प्रजातंत्र का विकास है वह तीव्र गति से नहीं हो रहा था। जो ऋग्वेद के समय की प्रजत सभा और समिति थी, जो ऋग्वेद के समय की सभा और समिति थी, वह राजा को कंट्रोल कर रही थी, वह राजतंत्र को कंट्रोल कर रही थी। इट वॉज द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। यह जो इंस्टीट्यूशन थे वह राजतंत्र के विकास की गति को नियंत्रित कर रहा था। और इन परिषदों के जो ठीक ठाक कर्तव्यों का जो ये परिषदें थी, अगर इन परिषदों को देखें तो सभा और समिति थी क्या? वही सभा और समिति, सभा के बारे में कहते हैं यह वृद्ध लोगों की परिषद रही होगी, इसलिए सीमित होगी। समिति क्या है? सारे जन की सामान्य परिषद। ये क्या है? यह ओल्डर, यह और यह सारे लोगों की एक सामान्य समिति रही, परिषद रही होगी। सभा क्या है? यह वृद्ध जन लोगों की परिषद रही होगी। अब जिन जनों में निर्वाचित राजा नहीं होता था, वहां ये परिषदें सरकार के कर्तव्य अधिकारों का निर्वाह करती थी। इस समय चूंकि राजनीतिक इकाइयां छोटी हुआ करती थी, इसलिए राजा अब भी अधिकार से जन का प्रधान ही होता था और उसको विशेषाधिकार प्राप्त थे। अगर हम इनिशियल वैदिक राजा को देखें, जो इनिशियल वैदिक राजा था, वैदिक किंग था, वो क्या था? ही वाज ए मिलिट्री लीडर। वह एक सैनिक नेता होता था, जिसे राजा बनने के लिए एफिशिएंसी इन वॉर जरूरी है। युद्ध में उसकी निपुणता की आवश्यकता है, उसको युद्ध में निपुण होना पड़ेगा और उसे वस्तुओं के रूप में स्वेच्छा से उपहार देते हैं। वह किसी नियमित कर की मांग में नहीं कर सकता था। अब राजा जो इनिशियल टाइम का था, वह कोई टैक्स नहीं मांगता। अभी भी टैक्स की परंपरा शुरू हुई थी, तो वह कोई टैक्स नहीं मांगता था, वो रेगुलर टैक्स नहीं मांगता था, न ही उसका उन पर अधिकार होता था। No ownership of the land. So the initial king was neither asking the regular tax, nor he was having the control over the land.
तो जो पशुओं की जो लूट होती थी, जो लूट जो जो एक लूट होती थी पशु एनिमल की और वेल्थ की, इसमें क्या करता था, इसमें एक हिस्सा उसमें वो एक हिस्सा मांगता था। तो जो इनिशियल पशु की लूट होती थी, लूटता था, वह उसमें से हिस्सा मांगता था। रिलीजियस फील्ड में इसकी भूमिका जीरो थी। रिलीजियस फील्ड में इसकी जो भूमिका थी, नगण्य थी, जीरो थी, उसमें इसका कोई रोल नहीं हुआ करता था, क्योंकि इस क्षेत्र में पुरोहित के कर्तव्य एकदम स्पष्ट थे। लेकिन अब इसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। क्यों? राजत्व में ईश्वरी को, नाउ द रिलीजन, राजत्व में ईश्वरी को। तो हमने बलबन के समय पढ़ा था कि ईश्वर, राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। जो गुप्त साम्राज्य में राजा हमारे कहते थे, वह प्रक्रिया शुरू हो गई थी इस समय, जो वैदिक काल में ही, जबकि ये कहा जाने लगा कि राजा में ईश्वरीय गुण का विचार होने लगा। राजा को दैवीय गुण प्रदान, अब यज्ञ क्यों होती थी? यज्ञ नाउ एंटर इन द रिलीजियस पार्ट। रिलीजियस पार्ट किस तरह से थे? रिलीजियस पार्ट में जो राजा था, जो रिलीजियस पार्ट में जो यज्ञ होते थे, यज्ञ होने के कारण क्या थे? वाई देयर वाज द यज्ञ? यज्ञ होते क्यों थे? यज्ञ होने के कारण क्या थे? उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि राजा के साथ, राजा को दैवीय गुण प्रदान करने के लिए, राजा को दैवीय गुण प्रदान, यह एक the king is representing the God. The king is having the God power. राजा को दैवी को प्रदान करने के लिए यज्ञ का प्रारंभ हो गया। यह कार्य पुरोहित करते थे। अब क्या थे? जो मनुष्य और पुरोहित, प्लीज, यह मनुष्य है गॉड, इनके बीच मीडिएटर, इनके बीच एक मध्यस्थता क्या करते थे। तो इनकी मध्यस्थता के कारण यह विचार स्वीकृत होने लग गया कि राजाओं, अब यहां से राजा और पुरोहित, किंग और प्रीस्ट, इनका एक गठजोड़, किंग और प्रीस्ट के बीच में एक गठजोड़ बनने लग गया। और यहीं से यह जो राजपद को पैतृक, जो राजपद है, इसको पैतृक बनाने की परंपरा शुरू हुई। जब तक प्रीस्ट का और किंग का आपस में एक गठजोड़ नहीं हुआ था, तब तक राजपद को पैतृक बनाने की परंपरा नहीं आई थी। और यहां से, और इसीलिए सभा और समिति के स्थिति में परिवर्तन हुआ और राजा के ऊपर नियंत्रण रख सकती थी, लेकिन निर्णायक सत्ता राजा के पास ही। अब यहां से निर्णायक सत्ता राजा के पास। तो सभा और समिति, वह राजा को शायद नियंत्रण तो रख सकती थी। सभा और समिति के जो स्ट्रक्चर थे, उसमें फर्क आने लग गए और राजा के ऊपर जो नियंत्रण था, वह शायद कुछ रहती हो कि निर्णायक सत्ता राजा के पास है। अब राजा को, अब एक चेंज क्या हो गया? अब राजा को मुख्य आधार मानकर, राजा को मुख्य आधार मानकर, राजा को मुख्य आधार मानकर, द मेन एम्फेसिस ऑन किंग, अब एक प्रशासनिक पद, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का आरंभ होने लगा। अब एक राज्य में, जिसे राष्ट्र कहते हैं, जन, विश्व और ग्राम, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, एक राज्य में जिसको राष्ट्र कहते थे, जन और विश्व और ग्राम है।
और कुल जो एक कुल का एक जो कुल का आधार होता था, उसका जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कुलप रहता, कुलप, उस कुलप ओल्डेस्ट पर्सन, एक पर्सन उसको कुलप कहते थे। जन के जो वृद्ध सदस्यों की संस्था तथा गांवों की मुखिया राजकार में सहायता देते थे। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, जब आर्य लोग भारत में आए थे, उस उनको आने के बाद जो एक धार्मिक परिवर्तन होता है, अब हम धार्मिक परिवर्तन समझने की कोशिश करते हैं। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, कि हाउ रिलीजन हैज इंपैक्टेड, जो एक चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, उस सोसाइटी में रिलीजन को कैसे प्रभावित किया। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम रिलीजन को थोड़ा से आप देखने की कोशिश करते हैं कि धर्म कैसे हमारे सामने प्रस्तुत होता है। नाउ लेट्स सी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, लेट्स सी द धर्म। जो आर्यों का जो प्राचीन धार्मिक स्वरूप था, जो आर्य का जो धर्म था, वो धर्म किस तरह से विकसित हो रहा था। अगर हम ऋग्वैदिक समय के धर्म को देखने की कोशिश करें तो इंद्र, पहली बात क्या है कि जो हमारे ऋग्वैदिक धर्म में क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड था, उसमें कोई सीनियरिटी नहीं थी, डेमोक्रेसी थी, कम्युनिज्म था। तो ईश्वर की अवधारणा में किसी भी तरह की कोई डेमोक्रेसी नहीं, सॉरी किसी भी तरह की कोई सीनियरिटी नहीं थी, डेमोक्रेसी थी। एक जब किसी एक ऋचा में किसी एक गॉड की खूब तारीफ करते हैं, उसी ऋचा के बाद नेक्स्ट ऋचा है उसमें दूसरे गॉड की वैसी तारीफ करते हैं। तो जो ईश्वर के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, वह एक ऋचा के बाद जैसे दूसरी ऋचा की थी, जैसे गॉड चेंज हुआ वैसी बात उसके बारे में कही जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंद्र के साथ खास बात क्या थी? इंद्र के बारे में ये कहा जाता है कि इंद्र को एसोसिएटेड विद स्टॉर्म एंड थंडर, स्टॉर्म इंद्र इज एसोसिएटेड विद स्टॉर्म एंड थंडर। और इंद्र को अगर हम देखने की कोशिश करें, लाइक जीसस एंड थोर, यह जो इंद्र था, इंद्र के साथ जो महत्वपूर्ण ट्रेड कनेक्ट किए गए, जो इंडो यूरोपियन माइथोलॉजी से कनेक्टेड थे, और वह कई गॉडों के बारे में कहा जाता है। तो जो सेवरल गॉड्स, जो इंद्र था, वह क्या कहा गया? इंद्र एक ऐसे राजा के बारे में, ऐसा एक देवता था कि इंद्र आर्यों का अवतारी पुरुष था। इंद्र आर्यों का अवतारी पुरुष था, वह शक्ति का देवता था, वह युद्ध में सबसे आगे रहने वाला था, वह दानवों और राक्षसों को मारने और नगरों को नष्ट करने सदा प्रस्तुत रहता था। वह बादलों का देवता था, वह बादलों का देवता था, वर्षा करने वाला था और उन शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाला था जिन्हें आर्य पराजित नहीं कर सकते थे, जिन्हें आर्य पराजित नहीं कर सकते थे, उनको वह जीत सकता था। देखिए इंद्र को आप जरा से एबीसीडी करिए, ए लिखिए। इंद्र क्या था? He was associated with the storm of thunder. इंद्र वॉर गॉड था। इंद्र क्या था? अब देखिए एबीसीडी करें, क्या करते? वॉर गॉड, वह युद्ध का देवता था। वेदर गॉड, एसोसिएटेड स्टॉर्म एंड थंडर से वह एसोसिएटेड था, अवतारी पुरुष था। वह क्या था? अवतारी पुरुष था।
वह अवतार लेता, वह अवतारी पुरुष था, वह शक्ति का देवता था। He was the symbolism of the potent. दानवों राक्षसों को मारने वाला था, नगरों को नष्ट करने वाला था, बादलों का देवता था। अब वेदर गॉड को, बादल का देवता को, यह जो इंद्र की भूमिका क्यों आई? अगर इंद्र की भूमिका को समझने की कोशिश करें तो इंद्र का जो ट्रेड था, वह ट्रेड इसलिए था कि जो प्रकृति की शक्तियां हमसे नहीं समझ में आ रही थी, उसको इंद्र से जोड़ने की कोशिश की गई। कि हमको उस समय वेदर, वॉर, स्टॉर्म, थंडर, ये सारी की सारी चीजें को विस्मय करती थी, तो इंद्र को उससे जोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद कई देवताओं को सन के साथ एसोसिएट किया गया। कई देवताओं को सन के साथ एसोसिएट किया गया। अब उनको जो एसोसिएट किया गया वह नेचुरल बेसिस किया गया जो डेटीज को रिप्रेजेंट करते थे। अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को देखने की कोशिश करें तो जो हमारे समय के देवता थे, सेवरल गॉड्स को सन के साथ एसोसिएट किया, कई देवताओं को सन के साथ एसोसिएट किया गया, उन सूर्य के साथ किया गया, सवित्र, पूषण, विष्णु, कई को सन के साथ जोड़ा गया। और जो उस समय जो एक विचारधारा दार्शनिक पक्ष में चल रही थी, जो आर्यों का जो दार्शनिक पक्ष था, अगर हम दार्शनिक पक्ष को देखने की कोशिश करें तो उनका दार्शनिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण था। उन दार्शनिक पक्ष में जो आर्यों के समय में एक प्रारंभिक विचार थे, वे जीवात्मावाद के थे। वह अपने आसपास की शक्तियों को जब नियंत्रित नहीं कर पाते थे तो वह उनमें एक देवत्व का आरोप कर देते थे। आर्यों का जो भी धार्मिक जीवन हो उसमें केंद्रित तो क्या था? यज्ञों में विश्वास। यज्ञों में विश्वास। उनके सारे के सारे काम धामे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि वह यज्ञों में विश्वास किया करते थे। जो यज्ञ था उसमें आर्यों का बहुत ज्यादा विश्वास था। और इन यज्ञों में विश्वास के कारण, जो इनका यज्ञों में विश्वास था, उन यज्ञों में विश्वास से दो चीजें आई। एक पारिवारिक यज्ञ, इसमें छोटी आहुतियां हुआ करती थी, और दूसरा समय समय पर जो बड़े यज्ञ होते थे जिसमें संपूर्ण जन भाग, एक परिवार का यज्ञ था, दूसरा संपूर्ण जन भाग। दो यज्ञों में उनका विश्वास होने लग गया। अब निरंतर युद्ध जो जन थे, अब यहीं से जो सब लोग युद्ध कर रहे थे उसमें देवताओं को प्रसन्न करना आवश्यक था। देवताओं चूंकि लगातार युद्ध कर रहे थे, युद्ध में देवताओं की सहायता की आवश्यकता थी, इसमें देवताओं को प्रसन्न करना आवश्यक था। और आर्य समझते थे कि हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, तो गॉड विल बी हैप्पी, तो यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे। और उनका यह विश्वास था देवता अदृश्य रहकर मनुष्य की मदद करते हैं, अदृश्य रहकर वो हमारे साथ रहते हैं और वह मनुष्यों की मदद करते हैं। तो यज्ञ क्या थी? एक प्रथा थी। यज्ञ सुनिश्चित रूप से और प्रथा थी, परंतु इसके और प्रयोजन भी होते हैं। और यज्ञ के अंदर जब यज्ञ फिनिश होता था तो सोमरस का हम पान करते थे। तो जब सोमरस का हम पान करते थे तो सोमरस पीने के कारण हम जो व्यक्ति उन्मुक्त हो जाता था और उसका जो मस्तिष्क पूरा फ्री हो जाता था और लोग
तनाव और कुंठा से मुक्त हो जाते थे। और लगता था कि तनाव और कुंठा से मुक्त होने में देवता का योगदान है। तो अब आप इसको बनाइए परमिश में। यज्ञ क्यों किए जाते थे? यज्ञों से क्या क्या फायदा था? यज्ञ के अंत में सोमरस क्यों पिया जाता था? सोमरस पीने से क्या लाभ हुआ करते थे? क्लियर? तो समस्त जो सोमरस का अब आदियों की यज्ञ प्रथा का विकास था, वह प्रारंभ की जो आदिम क्रियाओं का था, इसमें प्रयोग बलि के समारोह होता था। बलि के समारोह से यज्ञ की जो प्रथा थी, यज्ञ प्रथा हुआ करती थी। देवता ब्राह्मण जो उनकी मान्यता क्या थी, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ब्राह्मण जो थे वह एक, ब्राह्मणों के बारे में कहा गया कि वह एक रहस्यमय शक्ति रखते हैं, रहस्यमय चमत्कारिक शक्ति रखते हैं। और यह रहस्यमय जो चमत्कारिक शक्ति है, यह रहस्यमय चमत्कारिक शक्ति जो है यज्ञ के लिए ध्यान देती है। यज्ञों से लाभ क्या है? यज्ञ से लाभ, अगला सवाल, यज्ञों से क्या क्या फायदा हुआ? मेरे ख्याल से मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं, यज्ञों से फायदा क्या क्या हुआ। अगर हम यज्ञों से फायदा देखने की कोशिश करें तो यज्ञों से फायदा तो क्या हुआ? मैथमेटिक्स का विकास हुआ और एनाटॉमी का विकास हुआ। दो बातों पर उतर आए। जब यज्ञ हुआ करते थे तो यज्ञों में यज्ञ के जो यज्ञ मंडप बनते थे, जो यज्ञ के मंडप बनते थे, उससे क्या हुआ? उससे रेखा गणित का विकास हुआ। और जो पशुओं की बन दी जाती थी, उससे पशुओं की शरीर संरचना का ज्ञान बढ़ा। और काफी समय तक शरीर विज्ञान और रोग विज्ञान अपेक्षा शरीर रचना का ज्ञान अधिक उन्नत था। एक और सवाल तरीका बन गया, शरीर रचना का ज्ञान, शरीर रचना का ज्ञान आर्यों के समय में शरीर रचना का ज्ञान शरीर विज्ञान रोग विज्ञान से ज्यादा अधिक उन्नत क्यों था? आर्यों के समय में यज्ञ का चक्कर लेते, आर्यों के समय में शरीर रचना, जो एनाटॉमी का ज्ञान था, वह शरीर वह कहते हैं वह ज्ञान ज्यादा उन्नत क्यों था? क्योंकि यज्ञों का यह लाभ हुआ। अगर यज्ञों का लाभ देखने की कोशिश करें तो यज्ञों का बहुत ज्यादा फायदा इसलिए हुआ कि जो आर्यों ने जो सेक्रीफाइसेस दिए, उन सेक्रीफाइसेस के कारण जो शरीर रचना ज्ञान है वह ज्यादा उन्नत हो गया। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम साइंटिफिक रूप से देखने की कोशिश करें तो उससे क्या क्या लाभ हुआ। मुझे पूछा यज्ञ वाला, फिर से रिपीट कर दीजिए, यज्ञ को पूछ करते हैं जो यज्ञ किए गए। अब यज्ञ में जो यज्ञ किए हुए आते थे वह यज्ञ किए हुए आते थे। तो जैसे मैंने कहा कि जो आर्यों का जो धार्मिक जीवन था, उसका जो सेंट्रल पॉइंट था यज्ञों में विश्वास था। तो एक होता था फैमिली लिविंग, एक होता था ब्रॉड लिविंग, जिसमें पूरा का पूरा जन शामिल होता था। अब समय समय पर बड़े यज्ञ जो किए जाते थे जिसमें सभी शामिल होते थे। अब देखिए क्या होता था, जो आर्य थे वो युद्ध में शामिल रहते थे, वॉर करते थे। और उनको लगता था इस वॉर के लिए जो गॉड है, देवता है, वो मदद करेगा। तो देवता को से की मदद प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया जाता था। तो यज्ञ करते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए।
कि जो वॉर करने वाले आ रहे थे उनको देवता प्रसन्न हो गए। अब इस देवता को प्रसन्न करके यज्ञ किया जाता था तो लगता था अगर किया जाएगा तो देवता अदृश्य होगा उसके साथ। अब यज्ञ के बाद वो लोग सोमपान करते थे, तो सोमपान करने के कारण उनका मस्तिष्क मुक्त हो जाता था, फ्री हो जाता था, उनको शांति मिलती थी। उनको लगता था कि यज्ञ करने से शांति प्राप्त हुआ। अब यार अब आते हैं थोड़ा से आर्यों के फिलोसफिकल पार्ट। जो आर्यों की जो शिष्य संबंधी संरचना थी, जो आर्यों की शिष्य संबंधी संरचना थी उसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आर्यों की शिष्य संबंधी संरचना क्या थी। अब आर्यों की जो शिष्य संबंधी संरचना थी उनकी जो संकल्पना थी लिमिटेड थी। उनका विचार था कि जगत का जो उद्भव है एक सर्गात्मक यज्ञ से हुआ है और यज्ञों का जो संचित संपादन है उसका प्रतिफल होना चाहिए, लेकिन यह विचार पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। अगर हम वैदिक युग के अंतिम समय जो शिष्य सूक्त है इसको हम पढ़ने की कोशिश करें, जिसमें शिष्य के जन्म पर एक संदेह व्यक्त किया गया है कि सृष्टि का निर्माण शून्य से हुआ है। In the beginning there was neither existence nor non-existence. There was no atmosphere, no sky, and no realm beyond the sky. What power was there? Where was that power? Who was it finite or infinite? There was neither death nor immortality. There was nothing to distinguish night from day. There was no wind or breath. God alone breathed by his own energy. Other than God, there was nothing. In the beginning, darkness was swept in darkness. All was liquid and formless. God was clothed in his day. Then fire alone with the God and the fire alone love. This was the seed of the soul. Sages have found this seed within their hearts. They have discovered that it is a God which existed around us. Who really knows what happened? Who can describe it? How were things produced? Where was creation born? When the universe was created, the one became many. Who knows how this occurred? Did creation happen at God's command, or it happened without his command? He looks down upon creation from the highest heaven. Only he knows the answer, or perhaps he does not know. ये विद्वत का सूत्र है। आपने भारत एक कोई सुना है, जब सूर्य भी नहीं था, अस्तित्व था, वायु थी, आकाश नहीं था, तो जो सृष्टि की अवधारणा है उसके बारे में जो आर्यों का ज्ञान था, तो आर्यों की जो सृष्टि के बारे में संकल्पना थी बहुत सीमित थी। जो उनका एक सृष्टि के बारे में समझ था, उस सृष्टि के बारे में समझ में सृष्टि की उद्भव कहां से हुई है इसके बारे में कोई स्पष्ट संकल्पना, सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ है, इसके बारे में इनकी कोई स्पष्ट संकल्पना नहीं थी। मृत्यु के पश्चात जीवन क्या होगा? मृत्यु पश्चात जीवन, मृत्यु के पश्चात जीवन का क्या होगा? मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना पाप के लिए दंड और पुण्य के लिए पुरस्कार के रूप में की गई, और यह विचार आया कि पापी नरक में जाता है जिस पर वरुण का राज्य था, और पुण्य करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है। अगर हम बात के मंत्रों में देखें तो आत्मांतरण का, ट्रांसमाइग्रेशन का हमको जिक्र मिलता है कि पौधों में आत्माओं के पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु आत्माओं के पुनर्जन्म का विचार इस समय तक स्पष्ट नहीं हो पाया था। आत्माओं के पुनर्जन्म का विचार, आत्माओं के पुनर्जन्म का विचार इस समय तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जो आत्माओं के पुनर्जन्म का विचार है वह इस समय तक बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं हुआ था। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया था
कि आत्माओं का पुनर्जन्म होता है या पुनर्जन्म नहीं होता है। तो अगर हम देखें कि जो अगर हम इसको और अगर हम देखें यज्ञ, अगर हम यज्ञ को जो हमने यज्ञ का पिछला सवाल किया था उस सवाल को देखें कि आर्य लोग यज्ञ क्यों किया करते थे, ग्रेटिफिकेशन टू द गॉड, ईश्वर को उत्कोच देना। तो ग्रेटिफिकेशन ऑफ गॉड वाज वन ऑफ द रीजन। तो जो आत्माओं के पुनर्जन्म का सिद्धांत था, जो पहली बार ट्रांसमाइग्रेशन का मिलता है, बहुत अच्छा सवाल है। बृहन्नक उपनिषद में पहली बार आत्मा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल का मिलता है। तो जो बृहन्नक उपनिषद है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रांसमाइग्रेशन दिया गया है। द सोल ऑफ दोज हु लिव लाइव्स ऑफ सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड ऑस्टेरिटी आफ्टर सर्टेन थिंग पास टू गॉड फादर। तो जो अच्छा, अगर इसको आसान से कहें, जो अच्छा काम करता है वह स्वर्ग जाता है, जो खराब काम करता है वह नरक जाता है। अगर हम इसको बुद्ध के समय देखें, इवन द डेज ऑफ बुद्धा, ट्रांसमाइग्रेशन may not have been believed in by everyone, लेकिन यह लगता है 7वीं और 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में यह एक रैपिडली यह ग्राउंड गेन करने लग गया। तो अगर हम ट्रांसमाइग्रेशन की थ्योरी, अभी हिंदू धर्म से हैं, ट्रांसमाइग्रेशन की थ्योरी बृहन्नक उपनिषद में पहली बार को दिखाई देती है। जो मृत्यु पश्चात जीवन है, इसके बारे में उस समय स्पष्ट नहीं था। तो कर्म का जो कर्म का सिद्धांत है, जो आज हमारी हिंदू विचारधारा पर हावी है, ये कर्म के सिद्धांत का एक दार्शनिक औचित्य था कि ऊंची और नीची जाति में जो जन्म हो रहा है वह पूर्व जन्म के कारणों का परिणाम है। अब इस समय जो मत्स्य न्याय का सिद्धांत विकसित हुआ, तो राजतंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना के असर के साथ संन्यास की अवधारणा का विकास, संन्यास की अवधारणा का विकास, संन्यास की अवधारणा का विकास। जब राजतंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना होने लग गई, उस राजतंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना के साथ मत्स्य न्याय का सिद्धांत है कि जो मजबूत है वह सब जीत लेगा, सब कब्जा कर लेगा, जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति सब प्राप्त करने लगा। जब भूमि के सामाजिक अधिकार का ह्रास होने लग गया और जब गंगा पर यातायात का विकास हो गया, तो व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और चारों ओर असुरक्षा होने लग गई। चारों ओर असुरक्षा, इनसिक्योरिटी होने लगी। उन असुरक्षाओं के कारण व्यक्ति क्या हो गया, अनिश्चितता का माहौल हो गया। तो जो अधिक संवेदनशील व्यक्ति था, जो ज्यादा सेंसिटिव व्यक्ति था, जो अधिक संवेदनशील व्यक्ति था, वह अधिक संवेदनशील व्यक्ति के साथ क्या होने लग गया, वह असुरक्षा के माहौल से बचना चाहने लगा। तो ब्राह्मणों में लगा कि जब यह एक असुरक्षा का माहौल हो गया, तो उस समय ऐसी स्थिति बनने लग गई कि जीवन 4 भागों में बांट दिया और 4 आश्रम का विकास कर गया। तो अगर हम 2 तरह से इसको व्याख्यायित करने की कोशिश करें कि जब ग्राम में निजी संपत्तियां बढ़ गई, स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया, भूमि के सामाजिक अधिकार का होने लगा, गंगा पर यातायात के विकास के साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, चारों असुरक्षा और निश्चितता का एक तत्व आ गया और अधिक संवेदनशील इससे बचने लग गया। किंतु सन्यासियों ने अपना सारा समय वन में या चौकियों पर नहीं बिताया, उस समाज में लौट कर आए और तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं को चौंकने लगे। तो ब्राह्मणों को लगा कि इससे उनकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने
4 आश्रमों का सुझाव दिया। दूसरी बात क्या है, जो बुद्ध धर्म में एक सन्यास की बात है, उस सन्यास की बात को चुनौती देने की हमारे ब्राह्मण धर्म में जीवन को 4 भागों में बांटा गया और सन्यास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो 2 थ्योरी आप कह सकते हैं सन्यास की अवधारणा कैसे आई। एक सन्यास की अवधारणा धार्मिक आरोपण से आई, धार्मिक संघर्ष से आई। एक सन्यास की अवधारणा जीवन के राजनीतिक सामाजिक तत्व से आई। नाउ यू कंबाइन दीज टू फॉर योर एग्जामिनेशन। हम अगेन रिपीटेड कि जब राजतंत्र का स्थापना हुई, जब मत्स्य न्याय का सिद्धांत आया, अब अगर हम ये कहें समाज से पृथक होने की इच्छा क्यों आई, जब 7वीं शताब्दी में जो प्राचीन आर्यों के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हुआ और कबाली समुदाय के आधार पर अधिक स्थिर प्रजातंत्र और जो दृढ़ राजनीतिक आकांक्षा और राजतंत्र स्थापित हो गए, तो वहां पर एक मत्स्य न्याय का सिद्धांत आने लगा कि जो मजबूत है वह सब कब्जा कर लेगा। और समाज में एक ऐसी अनियंत्रित प्रतियोगिता शुरू हो गई जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति सारी की सारी चीजों का अधिकार कर लेता था। अब नीति शास्त्र को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा समाज बन गया जहां अराजकता स्थिति में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी और ग्राम की भूमि जो है निजी संपत्तियों में बढ़ गई और स्थानीय जो शासक है अधिकार करने लगे। अब भूमि के जो सामाजिक अधिकार थे, उन भूमि के सामाजिक अधिकार में ह्रास होने लगा और जो अधिक संवेदनशील व्यक्ति था वह ऐसी असुरक्षा की स्थिति से वह बचने लग गया। तो जब चारों असुरक्षा और अनिश्चितता का तत्व आ गया, जिससे अधिक संवेदनशील व्यक्ति बचना चाहता था, तो जीवन का 4 भागों का आया और संन्यास की अवधारणा। यह एक सिद्धांत है। दूसरा, बुद्ध धर्म ने जो मॉन्क थ्योरी दिया, उस मॉन्क थ्योरी के जवाब में हिंदू धर्म में 4 आश्रम आए और संन्यास की अवधारणा का विकास होने लग गया। लेकिन संन्यास की अवधारणा जो 4 धर्म थे, ब्राह्मण, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास, यह पूरी तरह से लोगों पर लागू नहीं होते थे। यह मात्र कुछ समाज के बड़े और विकसित लोगों पर लागू होते थे और यह पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं थे। यह एक अवधारणा के स्तर पर ज्यादा थे, जीवन के प्रयोग के स्तर पर कम थे। लेकिन हम ये जरूर समझने की कोशिश करें कि हिंदू धर्म में जो संन्यास की अवधारणा थी, भागवत में जो धर्म था, संन्यास की अवधारणा किन कारणों से आई। अगर आप प्रीलिम्स के सवाल को देखने की कोशिश करें तो आप यह सवाल स्ट्रक्चर करें कि संन्यास की अवधारणा पर सवाल कैसे बन सकता है। एक चुनौती थी बौद्ध धर्म की, एक चुनौती थी प्रजा राजतंत्र के विकास के और मत्स्य न्याय के विकास के। अब क्या संन्यास पलायनवाद था? क्या संन्यास हमेशा पलायनवाद था? क्या संन्यास हमेशा पलायनवाद था? और उपनिषदों में कहा है कि जो सन्यासी थे वह मौलिक प्रश्नों का उत्तर खोजते थे, मौलिक प्रश्नों का उत्तर खोजते थे। तो अगला सवाल, क्या हिंदू धर्म का सन्यास पलायनवाद था? वह क्या था? वह किस तरह के प्रश्नों का उत्तर खोजते थे? वह आत्मा के बारे में कैसे विचार किया करते थे? यह अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमको समझने के लिए कि जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें संन्यास की अवधारणा कैसे विकसित हुई और संन्यास की अवधारणा का तात्पर्य क्या था। आप इसको पढ़ें। यह एक सूक्त है जो कहता है कि संन्यास पलायनवाद नहीं था। बहुत से सन्यासी वास्तव में मौलिक प्रश्न खोजने में संलग्न थे। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? सृष्टि का निर्माण किस तरह हुआ? क्या सृष्टि का निर्माण सर्गात्मक काम क्रिया के द्वारा हुआ, तप के द्वारा हुआ, संन्यास के द्वारा हुआ,
क्या आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा क्या है, जीवात्मा और परमात्मा में संबंध क्या है? यू सी दिस। Fetch me a fruit of banyan tree. Just think this, read this. मेरे लिए एक वृक्ष वृक्ष लाओ। पहला, फेच मी ए फ्रूट ऑफ banyan tree। हिंदी में क्या होगा? मेरे लिए एक वट वृक्ष लाओ। हियर इज वन सर, यह लीजिए भगवान। ब्रेक इट, इसे तोड़ो। आई हैव ब्रोकन इट सर, यह लीजिए तोड़ दिया भगवान। व्हाट डू यू सी, इसमें तुम्हें क्या दिखता है? वेरी टाइनी सीड सर, बहुत छोटे छोटे बीज भगवान, एक तोड़ो। ब्रेक वन, आई हैव ब्रोकन इट, आई हैव ब्रोकन सर, यह तोड़ दिया भगवान। अब तुम क्या देख रहे हो? नाउ व्हाट डू यू सी? कुछ नहीं भगवान। My son, the father said, what you not perceive is the essence, and in that sense, the mighty banyan tree exists. Believe me, my son, in that essence is that the self, or that is true, that is the self, and you are the self, Svetketu. बस पिता ने कहा, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता वही मूल तत्व है, और उसी मूल तत्व में इतना विशाल वट स्थित है। विश्वास को बस इसी मूल तत्व में समस्त वस्तु स्थिति है। एक छांदोग्य उपनिषद में यह विचार लिखा हुआ है। तो यह क्या बताता है? इसके सहारे आप क्या लिखना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? इस संन्यास पलायनवाद नहीं था। संन्यास जीवन के तमाम चीजों को खोजना चाहता था। वह जीवन से भागने वाले लोग नहीं थे, वह जीवन में कुछ देखना चाहते थे। अगर भारतीय जीवन की जो अनेक संस्थाएं थी, खासकर जो हिंदू अपना उद्भव अगर आर्यों के आगमन से मानते हैं, तो आर्यों ने न केवल संस्कृत भाषा, वर्ण व्यवस्था और धार्मिक यज्ञ का विचार किया, उन्होंने औपनिवेशिक दर्शन यही उन्होंने प्रदान किया। उन्होंने एक बड़े पैमाने पर खेती की भूमि साफ करके शाही कार्य किया। अगर हम अपने आर्यों के योगदान को समझने की कोशिश करें, तो उन्होंने जो हमारे लिए किया, उन्होंने संस्कृत भाषा दी, धार्मिक का विचार दिया, औपनिवेशिक दर्शन दिए, बड़े पैमाने पर खेती में भूमि दी, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आर्यों के इन विचारों के कारण, या तो इन विचारों की स्वीकृति के द्वारा अथवा विरोध करके, अन्य विचार और संस्थाओं का जन्म हुआ। अन्य विचार और संस्थाओं का जन्म हुआ। अगर हम आर्यों के योगदान को देखने की कोशिश करें, तो उन्होंने कई तरह से योगदान किया। भाषा दी, वर्ण व्यवस्था दिया, धार्मिक यज्ञ दिया, और दर्शन दिए, लेकिन सबसे उन्होंने हमको खेती दी, व्यापार दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने ऐसे विचार दिए, ऐसे थॉट प्रोसेस दिए, जिन थॉट प्रोसेस का विरोध करके, संघर्ष करके अन्य विचार और संस्थाओं का जन्म हुआ। और संस्कृत जल्दी ही उच्च वर्णों की भाषा बन गई, और उसने अनेक शताब्दियों तक पूरे महाद्वीप को एक सूत्र में रखा। अब चूंकि संस्कृत भाषा ने वर्ण के समाज को और वर्गों से पृथक रखा, इसलिए यह आगे चलकर कमजोर हुई। तो अगर हम ओरिजिनल मोटिव देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो जो हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा एस्टिशन था, वह यह हमारा मीन्स नहीं था, स्केप नहीं था। इस अनहैप्पी वर्ल्ड से हमारा भागने का कोई प्रयत्न नहीं था। अनहैप्पी वर्ल्ड से भागने का कोई प्रयत्न है। Nobody wanted to escape. Then what is this? It had a positive aspect. It was a part to desire to have knowledge. Desire to have knowledge. जो हमारा संन्यास था, जो एस्केप था,
वो हमारा नॉलेज को डिजायर लेके था, विजडम को लिए था, which the four Vedas could not give. जो 4 वेद नहीं दे पाए, जो 4 वेद हमको ज्ञान नहीं दे पाए, जो हमारा संन्यास था, एस्टिज्म था, वो हमको वह ज्ञान दे रहा था, विजडम दे रहा था। ये हमारे थर्स्ट ऑफ नॉलेज था। In the latest phase of the Veda, poets began to wonder about creation. अगर हम ऋग्वेद के बाद के समय को देखें तो वंडर, आश्चर्य होने लग गया था, क्रिएशन पर आश्चर्य होने लग गया था। उस आश्चर्य को समझने के लिए जो हमारी करंट बर्थ जो जानने के लिए वह एक प्रयास था। कैसे हमारी सृष्टि का जन्म हुआ, इसके बारे में पूरी खोज की गई। I think it's enough for the day. It's a long philosophical lecture. और मैं फिर कहूंगा कि मैंने आपके इस लेक्चर को समझने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है, देखने की आपके पिछले सालों के सवाल कैसे आते हैं, और मैंने पाया कि ज्यादातर जो सवाल है आपके फिलॉसफी के बहुत कठिन आते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, कहते हैं दोस्तों। ये कोई किसी को पूछना है? Somebody has raised the hand. Yes. For your kind information, आपके आज के लेक्चर के मैंने पढ़ा होगा कम से कम 12-13 घंटे। Despite the fact that कि मैंने कल्चर पहले पढ़ाया है, I again read it because I found my earlier lectures having some sort of more description and the relation of the political system, political thought with the religion. और मैंने कई सवाल मेंस के भी स्ट्रक्चर किए हैं कि मेंस के अगर सवालों को आप देखेंगे, शायद मैं कहीं मेंस सवाल लिखे हुए हैं, अगर उसको भी दिख जाता है मैं आपको वो सवाल लिखा भी देता हूँ कि मेंस के सवाल कौन कौन से मैंने कहीं देखे थे या कहीं पे लिखे था। देखिए मेंस का सवाल है, द गुप्ता पीरियड, देखिए द गुप्ता पीरियड is therefore the threshold to a marked mutation of North Indian society during the later first millennium AD rather than a revival of the Renaissance. दूसरा सवाल लिखिए, Why Gupta age called classical age? आप गुप्ता, चोल और मुगल इन चारों एम्पायर का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कंपेयर करिए। हाउ लैंड ग्रांट्स हेल्प एग्रीकल्चर, जो लैंड ग्रांट की परंपरा शुरू मैं उसको कल कर दूंगा। हाउ लैंड ग्रांट्स हेल्प एग्रीकल्चर। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट क्यों दी जाती थी? तो आप लैंड ग्रांट का बेनिफिट क्या क्या है ये देखने की कोशिश करिए। एक ख्याल से ये सवाल क्या हो, तो सवाल तो नहीं था, तो सवाल लिखा था मैंने। एक ख्याल से यही था और कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए आज लंबा क्लास हो गया, अब टुमारो हो गए। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वन, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सवाल आ सकता है कभी कभी। देखिए किसी कहा मैं लिखा था, द गुप्ता पीरियड is therefore the threshold, the Gupta period is therefore
the threshold to a marked mutation of North Indian society during the late first millennium AD, rather than a revival or renaissance. तो क्या गुप्ता पीरियड के बारे में क्या बोलते हैं? ये अपर क्लास के लिए एक क्लासिकल एज हो सकता है, आम जनता के लिए नहीं हो सकता। जो मैंने आपको पढ़ाया था अपना वो पिछला लेक्चर कहते हैं फाउंडेशन कोर्स में, आप जाइएगा वहां आपको मिल जाएगा। टेक केयर, सी यू टुमारो। बाय।